इसका जो पैकेज है ना, सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर विंडोज़, मतलब डायरेक्टली ये वो इसमें जो है ना नहीं आ रहा होगा। सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो उसको सिगविन के थ्रू या किसी और तरीके से जो है उसको वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये जो पैकेज है ना, ये पैकेज बेसिकली बना हुआ है लिनक्स के लिए, है ना। तो उस विंडोज़ के केस में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी को यूज़ करना होगा। ऐसे कोई एक वेबसाइट भी है, रिकॉर्ड माई स्क्रीन ऐसा कुछ करके, उस वेबसाइट के थ्रू भी चाहो तुम आराम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूरा का पूरा स्क्रीन तुम्हारा रिकॉर्ड कर लेगा, पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसमें तुम्हारा अपना वीडियो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब तो ये ना है कि जितना चीज़ है ना, सब कुछ क्या हो गया है कि ब्राउज़र बेस्ड हो गया है। मतलब कोई भी पैकेज तुमको अगर काम करना है तो ब्राउज़र के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र ही सब कुछ है। तो ऑपरेटर्स में क्या है कि इसका दो तरह का इसका कैटेगराइजेशन इसका है। एक कैटेगराइजेशन है कि इसका नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है उसके हिसाब से, और दूसरा कैटेगराइजेशन है कि कितना ऑपरेंड हम इसमें पास करते हैं। तो ऑपरेंड बेसिकली क्या होता है ना कि ऑपरेटर के साथ हम जो वैल्यू पास करते हैं या किसी वेरिएबल का नाम जो पास करते हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। यहाँ इसको लिखते हैं कि एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल symbol which is used to perform some calculation. It can be a single symbol ठीक है, symbol or collection of more than one symbols. There can be more than one type of operators depending upon the nature of operation done by it or total number of operands passed to it. तो दो तरह का इसमें टर्म आ गया है, एक टर्म है ऑपरेटर और दूसरा टर्म है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड का मतलब हो गया कि हम जो आर्गुमेंट उसमें पास करते हैं, ऑपरेटर के साथ जो वैल्यू पास करते हैं वो उसका ऑपरेंड कहलाता है। तो पहला आते हैं वन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑपरेशन। इसके हिसाब से जो टाइप बना हुआ है इसको ABCD कर लो इसको। इसके हिसाब से टाइप बना हुआ है, पहला हो जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसमें कॉमनली यूज जो है जैसे प्लस नाम का ऑपरेटर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एडिशन के लिए, माइनस को यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक को यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश। हाँ क्या हाँ, तो वो उसमें बी वाले कैटेगरी में आएगा। दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक कैटेगरी है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑपरेशन, किस तरह का वो ऑपरेशन करता है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया, है ना। कुछ कंपेरिजन वगैरह करता है तो वो रिलेशनल हो गया, या तीसरा एक लॉजिकल हो गया। हाँ, जैसे इसमें भी वो सब आएगा, जैसे मैथमेटिकल में प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, है ना, ये सब भी उसमें आएगा। लेकिन
दो तरीके से उसका कैटेगराइजेशन होता है। तो मैथमेटिकल वाले में एक प्लस है जो एडिशन के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये डिवीज़न के लिए है, ये जो है मॉडुलस ऑपरेटर है, परसेंटेज, इसका नाम है मॉडुलस ऑपरेटर। ये क्या करता है कि टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ए डिवीज़न। जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली दो चीज़ निकलता है, एक उसका कोसेंट और एक उसका रिमाइंडर। तो कोसेंट के लिए जो है ना ये जनरली यूज़ करते हैं, स्लैश यूज़ करते हैं, और रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस, ये परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो सब लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज होता है। जैसे सी वगैरह में क्या है कि हमारा जो डेटा टाइप है उसके हिसाब से इसका जो आउटपुट है वो चेंज करता है। जैसे हमारा टाइप अगर जिस वैल्यू पे हम ये स्लैश ऑपरेटर लगा रहे हैं अगर वो फ्लोट है तब ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे देगा, लेकिन अगर वो वैल्यू फ्लोट नहीं है, अगर वो सिंपल इंटीजर है, तब वो क्या करेगा कि फ्रैक्शन में नहीं देगा, केवल उसका जो इंटीजर वाला जो पार्ट है जो केवल उसका कोसेंट है उसको रिटर्न कर देगा। और ये परसेंटेज जो है ये हमेशा रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो ये चार कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर हैं। इसके अलावा जैसे एक है प्लस इक्वल टू, है ना, ये इसका काम क्या है कि किसी वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज करना बाय ए फिक्स्ड वैल्यू, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय ए फिक्स्ड वैल्यू। शॉर्ट फॉर्म है ये। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई वेरिएबल है जिसका नाम हमारा है कॉस्ट। अब इस कॉस्ट में इनिशियली जो है इसका वैल्यू हमने सेट किया हुआ है 100। अगर हम लिखते हैं कि कॉस्ट प्लस इक्वल टू 50, तो ये क्या करेगा ना कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्लस 50, इसके ये बराबर हो गया। फ़ायदा बस इतना हुआ कि ऐसे अगर लिखते हैं कि कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्लस 50 तो दो बार वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, यहाँ भी वेरिएबल का नाम है, यहाँ वेरिएबल का नाम है। और अगर ऐसे लिखते हैं ना तो वेरिएबल का नाम एक ही बार लिखना पड़ता है, सिंपली कॉस्ट एंड देन प्लस इक्वल टू एंड देन 50। तो समय का बचत है और टाइपिंग भी कम करना पड़ता है, इसलिए प्लस इक्वल टू बना के दिया हुआ है। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू हो जाएगा, फिर एक एस्ट्रिक इक्वल टू होगा, स्लैश इक्वल टू होगा और एक परसेंट इक्वल टू होगा। स्लैश के बाद स्टार नहीं, स्लैश इक्वल टू, फिर ये परसेंट इक्वल टू। ये जितना भी अभी हम लोग देख रहे हैं ना ये सब का सब जो है बाइनरी ऑपरेटर है। हालांकि ये जो प्लस है ना और ये जो माइनस है इसको हम लोग चाहे तो एज ए यूनिटरी भी यूज कर सकते हैं। जैसे केवल लिखते हैं +5 या केवल लिखते हैं -5, तो +5 जब हम लिखते हैं तो वो भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड है। तो +5 इज इक्वल टू 5, तो +5 हम जब लिख रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है ना कि प्लस के साथ हम एक ही ऑपरेंड पास कर रहे हैं, केवल 5। तो इसका मतलब है कि वो यूनिटरी की तरह काम कर रहा है। हाँ, केवल 5 और प्लस लिखेंगे तब वो काम नहीं करेगा, तब वो इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से जो माइनस वाला है अगर लिखते हैं कि 5 - 2 तब तो वो बाइनरी है, लेकिन अगर लिखते हैं कि -10 तो वो उस केस में यूनिटरी हो जाता है। ये जो सिंबल है ना स्टार, है ना, इसका बहुत तरीके से इसका यूज है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो यूज है वो ये है कि मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए बाइनरी ऑपरेटर। जैसे 5 * 2 तो वो 10 हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंटर वगैरह के केस में जब हम जाते हैं तो फिर पॉइंटर के नाम के पहले अगर स्टार लगा देते हैं तो फिर उसका मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। वो आता है कि वैल्यू एट, कि उस पॉइंटर में जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है ना उस वैल्यू को ये पॉइंट करता है। तो वही स्टार अगर सिंपल वेरिएबल के साथ अगर यूज होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। वही स्टार अगर पॉइंटर के साथ अगर यूज होता है तो फिर वो वैल्यू एट ऑपरेटर की तरह यूज हो जाता है। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो उस केस में यूनिटरी ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो एक ही सिंबल जो है ना डिफरेंट
उसका रोल डिफरेंट होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये सब जो ऑपरेटर है, ये शॉर्टकट बना हुआ है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू और परसेंट इक्वल टू, ये सब हमेशा बाइनरी ऑपरेटर तरह काम करेगा। इसको हम लोग एज यूनिटी ऑपरेटर काम नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे प्लस प्लस है तो इसको जनरली बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाई 1। हालांकि इसका भी दो फॉर्मेट है ना। इट इज हैविंग टू फॉर्मेट्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। दो तरीके से इसको हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब हो गया कि पहले ये ऑपरेटर यूज होगा, बाद में कोई दूसरा काम होगा। अब पोस्टफिक्स का मतलब हो गया कि पहले कोई दूसरा काम होगा, उसके बाद ये यूज होगा। इस तरीके से इसका मीनिंग चेंज करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ दिखाते हैं कि कैसे ये वेरी करता है। कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है x नाम का, दूसरा वेरिएबल है y नाम का, दो वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ है और x में स्टार्टिंग में हमने 5 सेट किया हुआ है। तो अभी इस मोमेंट में अगर x को प्रिंट करेंगे तो ये 5 प्रिंट करेगा। सिंपली अगर हम लिखते हैं x प्लस प्लस तो ये इसका मीनिंग हो गया कि x का वैल्यू बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, तो ये अभी जो यूज हुआ ना, ये हमारा हो गया पोस्ट फिक्स। चूँकि पहले हमारे पास वेरिएबल है और उसके बाद ऑपरेटर है, तो ये हो जाएगा पोस्ट फिक्स। ये जो एग्जाम्पल है ये पोस्ट फिक्स का एग्जाम्पल है। अगर हम लिखते हैं कि प्लस प्लस एक्स, तो अब इसका वैल्यू बढ़ के 7 हो जाएगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसलिए हो गया कि इसमें ऑपरेटर पहले लग गया और जो ऑपरेंड है हमारा वो बाद में है। तो अभी लिखने से लगता है कि हम x प्लस प्लस लिखे या प्लस प्लस एक्स लिखे, दोनों में से किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा ना, कि जब हम इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, वहाँ पे इसका फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि इस मोमेंट में जो मेरा x नाम का वेरिएबल है उसका वैल्यू 7 है और y जो हमारा है वो डिफाइन है, लेकिन उसमें कोई सही वैल्यू भी नहीं है, गार्बेज वैल्यू उसमें कुछ ना कुछ होगा। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं कि y इक्वल टू एक्स, है ना, y इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 7 था और y का वैल्यू भी 7 हो गया, दोनों का दोनों 7 हो गया इस मोमेंट में। मतलब जो वैल्यू x में है वही वैल्यू y में भी चला गया। अब देखो, अब लिखते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ क्या होगा कि हम दो काम कर रहे हैं, x के वैल्यू को इंक्रीज भी कर रहे हैं और साथ में x के वैल्यू को y में प्लेस भी कर रहे हैं। तो यहाँ इस बात का फ़र्क पड़ेगा ना कि ये जो प्लस प्लस है इसको कैसे यूज़ किया गया है, मतलब इसको हम पोस्टफिक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। तो नेचुरल है कि ये पोस्टफिक्स है, क्योंकि वेरिएबल के नाम के बाद इसको यूज़ किया गया है। तो यहाँ ये होगा सिचुएशन कि x का जो करंट वैल्यू है ना वो पहले y में चला जाएगा। x का जो करंट वैल्यू है वो y में चला जाएगा, उसके बाद x का वैल्यू इंक्रीज करेगा। मीन्स तो x का वैल्यू करंट वैल्यू कितना है 7, तो 7 चला जाएगा y में, तो y हो जाएगा 7 और x हो जाएगा 8, है ना। यहाँ इसको लिखते हैं कि हेयर प्लस प्लस हैज़ बीन यूज्ड एज postfix operator. So first of all, value of x will be assigned to y, and then the value of x will be increased by 1. So y becomes equal to 7 and x becomes equal to 8, ऐसा कुछ। चूँकि x पहले 7 था तो 7 जो था वो y में चला गया, फिर x बढ़ के 8 हो गया। अच्छा, अब अगर हम लिखते हैं कि y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स,
तो यहाँ क्या है कि हेयर x प्लस प्लस हैज़ बीन यूज्ड एज प्रीफिक्स operator. So first of all, the value of x will be increased by 1, and after that it will be assigned to y. So x will become equal to, पहले से ये कितना था, x हो चुका था 8, तो अब ये हो जाएगा 9, and this 9 will be assigned to y, है ना। तो इस स्टेटमेंट के बाद x भी 9 हो जाएगा और y भी 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा था कि y हमारा 7 रह जा रहा था और x जो है वो 8 हो जा रहा था। तो इसको कैसे यूज़ करना है ना, इसका हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस प्लस को हम जो यूज़ करते हैं उसको ऑपरेंड से पहले यूज़ करते हैं या ऑपरेंड के बाद यूज़ करते हैं। अगर ऑपरेंड के पहले यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रीफिक्स हो जाएगा, और ऑपरेंड के बाद अगर यूज़ करते हैं तो उसको इसका मतलब है कि वो पोस्टफिक्स हो जाएगा। और ऑपरेंड इसका जो होगा हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होगा, वो कभी भी कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट के वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं कि 5 प्लस प्लस, क्योंकि 5 प्लस प्लस लिखेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम 5 के वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन 5 जो है वो तो कांस्टेंट है, उसके वैल्यू को इंक्रीज हम कर नहीं सकते हैं, इस कारण से वो इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन x प्लस प्लस जो है वो काम कर जाएगा, क्योंकि x एक वेरिएबल है। तो ये सब जो है ना कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे प्लस प्लस है उस तरीके से इसका जस्ट उल्टा माइनस माइनस भी है, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर ना। तो ये क्या है कि सिमिलर टू द प्लस प्लस ऑपरेटर, it can also be used either as prefix or as postfix ऑपरेटर। दोनों में से कोई भी, वो डिपेंड करता है कि कहाँ उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो नेचुरली है कि मान लो किसी वेरिएबल के वैल्यू को अगर 1 से बढ़ाना है तो हमारे पास कई सारा पॉसिबिलिटी है ना। इफ़ we want to increase the value of a variable by 1, then we can do it in following ways. एक पॉसिबिलिटी है कि x इक्वल टू x प्लस 1, सेकेंड पॉसिबिलिटी है x प्लस प्लस, थर्ड पॉसिबिलिटी है प्लस प्लस x, और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि x प्लस इक्वल टू 1। सबका मीनिंग जो है एक ही है। यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये है x इक्वल टू x प्लस 1 है ना। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर यूज़ करना है तो या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। अब प्लस इक्वल टू अगर यूज़ करना है तो हम चाहे तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। जितना टॉपिक्स है ना उसको पहले समराइज कर लेना है, ठीक ना। तो पहला ये हो जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेटर। सेकेंड जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। इसका जो काम है ना, ये क्या करता है कि दो वेरिएबल या दो वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो इस ऑपरेटर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो आउटपुट हमारे पास आता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर को अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आता है वो कोई ना कोई नंबर होता है।
क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर को अगर हम यूज करते हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसका जो आउटपुट आता है फाइनल आउटपुट, वो फाइनल आउटपुट हमारे पास कोई ना कोई बुलियन वैल्यू होता है, या तो ये ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। और इसका नाम रिलेशनल इसलिए दिया गया है कि ये क्या करता है कि दो वेरिएबल या दो वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। अब वो रिलेशनशिप किस तरह का होगा ना, उसमें डिपेंड पॉसिबिलिटी है। तो रिलेशनशिप क्या होगा कि अगर मेरे पास दो वैल्यू है तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं, है ना। तो बराबर अगर है तो वो एक केस हो गया, बराबर नहीं है वो दूसरा केस हो गया। पहला जो है दूसरे से छोटा है वो एक तरह का रिलेशन हो गया, फिर पहला जो है दूसरे से बड़ा है ये अलग तरह का रिलेशन हो गया। तो ये सब जो पॉसिबिलिटी है ना, इसी को ये क्या करता है, डिनोट करता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है रिलेशनल ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर is used to establish a relationship between two variables or values. When this operator is used, then the resultant of the expression is a Boolean value which can be true or false. सी के केस में क्या होता है ना कि ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, इसको हम नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब जो मैथमेटिकली जो है, जो जीरो है वो फॉल्स है और जो नन जीरो है वो ट्रू है। मैथमेटिकली जीरो रिप्रेजेंट्स false value and non-zero represents true value। ये चीज़ है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं मतलब कंडीशन हम राइट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली this operator is used to write a condition। A condition is an expression whose value can be true or false। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे एक पॉसिबिलिटी है डबल इक्वल टू का। डबल इक्वल टू जो है वो बेसिकली कंपेयर करने के लिए है कि पहला जो वैल्यू है वो दूसरे वैल्यू के बराबर है कि नहीं, उसके लिए है। इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। या कहीं कहीं इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर ये कंपेयर करता है। इस काम ये कैसे करता है कि इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ LHS। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ RHS। अदरवाइज फॉल्स। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो अगर
LHS का जो वैल्यू है वो RHS के वैल्यू के बराबर अगर हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 4 = 5 तो ये फॉल्स हो जाएगा ना, चूँकि 4 LHS में 4 है और RHS में 5 है, तो नेचुरल है कि वो वहाँ पे वो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स है। 3 = 3 तो ये ट्रू हो जाएगा। मान लो मेरे पास कोई वेरिएबल है, हाँ, तो सी में असल में क्या है ना कि ये ऑपरेटर जो है सब लैंग्वेज में है, लेकिन आजकल जो दूसरा लैंग्वेज सब आ रहा है उसमें = के अलावा एक = भी दिया रहता है ना। वो = क्या करता है कि वैल्यू के साथ साथ उसके टाइप को भी चेंज करता है, चेक करता है, लेकिन यहाँ पे सी में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे केवल है कि वैल्यू चेक करना है, टाइप का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज। अब अगर एज नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमने रखा हुआ है 15, है ना। फिर अगर हम लिखते हैं कि एज = 15 तो ये जो कंडीशन है ये नेचुरल है कि ट्रू हो जाएगा नहीं। अगर हम लिखते हैं कि 12 = एज तो ये जो है हमारा ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चूँकि एज का जो वैल्यू है वो 15 है और तो LHS में हो गया 12 और RHS में हो गया 15। हाँ, इसमें एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंस का है इस ऑपरेटर के साथ, जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी भी अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि किसी खास वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वैल्यू से चेक करना है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में क्या होना चाहिए ना कि जनरल प्रैक्टिस हम लोग ये करते हैं कि पहले लिखते हैं वेरिएबल का नाम और उसके बाद लिखते हैं वैल्यू जिसको कंपेयर करता है। अब बीच में हम लोग लगाते हैं ऑपरेटर =। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हालांकि ये जो कॉमन प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। ये वाला जो सिस्टम है ना, ये सही सिस्टम है। मतलब कभी भी अगर वेरिएबल और वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है तो पहले वैल्यू लिखना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल लिखना चाहिए। उसके पीछे रीज़न एक है। रीज़न ये है कि अगर हम पहले वेरिएबल लिख करके तब वैल्यू लिखते हैं, जैसा कि यहाँ किया हुआ है एज = 15, तो इस केस में अगर गलती से मतलब टाइपिंग मिस्टेक के कारण = के बदले अगर == का टाइप हो जाता है बाय द वे, तो उस केस में कंपाइलर जो है वो कोई एरर नहीं देगा। वो समझेगा क्या कि वो 15 जो है ना, इसको हम लोग डाल रहे हैं 15 में। जैसे मान लो कि एज को हमको कंपेयर करना है 20 से, तो हमारा इंटेंशन ये था कि हम लिखना चाह रहे थे कि एज = 20, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण हमने लिख दिया कि एज = 20। ठीक है, तो माइंड में हमारे ये सेट है कि हमने टाइप किया हुआ है एज = 20, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण क्या हो गया, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि == की जगह पे हमने == लिख दिया और आगे बढ़ गया। अब क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू ही होगा, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एज नाम के वेरिएबल में 20 डाल रहे हैं और 20 जो है वो नॉन जीरो है और नॉन जीरो जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि नॉन जीरो जो है वो हमेशा ट्रू होता है, जीरो हमेशा फॉल्स होता है, नॉन जीरो हमेशा ट्रू होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें कभी भी कंपेरिजन नहीं हो रहा है और ये क्या होगा कि ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ये। तो कैलकुलेशन हमारा सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 20, गलती से अगर यहाँ पर लिखते == और एज, अब पता है क्या होता है, अब क्या होगा कि ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा, है ना। जैसे 20 == एज, ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा, तो ये सही है, लेकिन ये सिंटैक्स एरर है। ये सिंटैक्स एरर इसलिए हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कोशिश कि हम लोग एज के वैल्यू को 20 में प्लेस करना है कोशिश कर रहे हैं, और 20 तो कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज हो नहीं सकता है, तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा इस केस में। यही कारण है कि हमेशा प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि पहले हम कांस्टेंट वैल्यू लिखें, उसके बाद जो है हम वेरिएबल का नाम लिखें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम गलती से == की जगह पे == लिखते हैं तो उस केस में प्रोग्राम जो है कंपाइल ही नहीं करेगा वो, है। जिस समय कंपाइल करेगा ना उस समय वो एरर दे देगा, और जब एरर देगा तो चेक कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे क्यों एरर दिखा रहा है, तो वहाँ पे वो पकड़ में आ जाएगा कि == लिखना था लेकिन वो == टाइप हो गया। तो ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन इस छोटे सी चीज़ को हमेशा ध्यान में उसको रखना है, इस चीज़ को, है ना। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि while
value of a variable with a fixed value. Connected है ना? While comparing the value of a variable with a fixed value using double equal to operator, we should always use the constant value in the LHS and variable name in RHS. ये हमेशा प्रैक्टिस होना चाहिए. In this case, if by mistake in place of double equal to we type single equal to, then it will become a syntax error and program will not compile. So later we will be able to find out the mistake easily. ये इसका जो है ना बेनिफिट इसका यही है कि कैसे इसको ये करना है. तो डबल इक्वल टू जो है ये हो गया इक्वालिटी ऑपरेटर. एक है नॉट इक्वल टू, इसका नाम है नॉन इक्वालिटी. ऑपरेटर नेचुरल है कि कैसे काम करेगा कि इट रिटर्न्स true when the value of LHS is not equal to the value of RHS, otherwise false. मतलब ये जस्ट उल्टा काम करता है. डबल इक्वल टू के जस्ट रिवर्स ये काम करता है कि जब LHS का वैल्यू RHS के बराबर नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा फॉल्स. जैसे अगर हम लिखते हैं कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि सही में है कि 1 जो है वो 3 के बराबर नहीं है. लेकिन अगर हम लिखते हैं कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा फॉल्स. इस टाइप से. एक है लेस देन, इसका नाम है लेस देन. ये क्या करता है कि इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ LHS इज लेस देन द वैल्यू ऑफ RHS, अदरवाइज फॉल्स. जैसे 5 इज लेस देन 0 तो 5 0 से छोटा नहीं है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा. लेकिन 1 इज लेस देन 9 तो 1 जो है वो 9 से लेस देन है, नेचुरली है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा. लेकिन अगर हम लिखते हैं कि 2 इज लेस देन 2 तो क्या होगा? 2 जो है 2 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा. नहीं, 2 जो है वो 2 के बराबर है ना, छोटा तो है नहीं उसके, तो नेचुरली ये भी फॉल्स हो जाएगा. फिर लेस देन इक्वल टू है
इसमें दो ऑपरेटर लगा हुआ है, एक लेस देन भी है और एक इक्वलिटी भी है। इसका नाम है लेस देन और इक्वल टू। नाम से ही क्लियर है कि इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ LHS इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ RHS, अदरवाइज फॉल्स। मतलब हमेशा ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे अब ये जो एक्सप्रेशन था कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये अब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 2 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, लेकिन 2 जो है वो 2 के बराबर है, इसलिए ये ट्रू बराबर है, इसलिए हो गया ये। एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये सरासर गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। न छोटा है न बराबर है, न छोटा है और न बराबर है। एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है छोटा है वो। मतलब इसमें दोनों या तो इक्वलिटी होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए। नेचुरली है कि एक ग्रेटर देन है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अब इसको एक्सप्लेन क्या करना है, और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों रिवर्स है। जैसे ग्रेटर देन जो है वो लेस देन का रिवर्स हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो लेस देन और इक्वल टू का रिवर्स हो जाएगा वो। तो ये जो है कॉमनली यूज्ड हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। जनरली इसको हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ या लूपिंग स्टेटमेंट के साथ। मतलब जहाँ कहीं भी कंडीशन लिखना होगा तो कंडीशन लिखने के लिए जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और कंडीशन राइटिंग जो है वो बहुत बड़ा स्किल है ना, क्योंकि पूरे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमेशा इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो कंडीशन लिखा गया है ना वो कंडीशन सही है या फिर गलत है। तो कंडीशन राइटिंग करना जो है ना बहुत ट्रिकी चीज़ है कि हाउ टू राइट कंडीशन, और अपने आप में एक कम्प्लेक्स प्रोसेस भी है कि पूरे सिचुएशंस को पहले इमेजिन करना पड़ता है कि ठीक है कि ऐसा अगर होगा तो ये होना चाहिए, ऐसा अगर होगा तो ये होना चाहिए, ऐसा होगा तो ये होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा सोच करके हम कंडीशन को राइट करेंगे ना उतना कंडीशन हमारा परफेक्ट राइट होगा, और कंडीशन अगर परफेक्ट राइट होगा तो नेचुरल है कि उस केस में प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आउटपुट भी हमारा सही रहेगा। तीसरा जो इसमें है, एक मिनट, थर्ड वन, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें बेसिकली हम लोग दो यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है कि दो या दो से अधिक कंडीशन को कंबाइन करना है, टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस टुगेदर। इस तरह का सिचुएशन भी आता है कि मेरे पास अगर मल्टीपल कंडीशन है और उसको हम मिला करके एक सिंगल कंडीशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जनरली इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जनरली दो यूज़ करते हैं, एक डबल एम्परसेंट यूज़ करते हैं एंड के लिए, और डबल पाइप यूज़ करते हैं और के लिए। तो नेचुरल है कि दो हमारे पास कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। एंड का काम क्या होता है कि इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और ये जो है ना इसका काम है कि इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन आइदर कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जैसे दो कंडीशन है, उसमें से अगर एक भी अगर ट्रू हो गया तो और जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और दोनों का दोनों अगर ट्रू हुआ तभी ये एंड। तो ये दोनों ऑपरेटर बहुत ट्रिकी ऑपरेटर है।
है ना, बहुत सारा सिचुएशन होता है कि जिसमें कैसे इसको यूज़ करना है नहीं करना है। एक बहुत कॉमन मतलब ये सिचुएशन है कि एंड का ऑपरेटर हम कब करते हैं और का यूज़ कब करते हैं। जैसे मान लो कोई वेरिएबल हमारे पास है, तो उस वेरिएबल के वैलिडिटी को अगर चेंज करना है, चेक करना है कि वेदर द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज़ वैलिड और नॉट, तो वैलिडिटी चेक करने के लिए जनरली हम लोग एंड यूज़ करते हैं। और अगर ये चेक करना है कि उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इनवैलिड है कि नहीं, तो उसके लिए जनरली हम और यूज़ करते हैं ना। जनरली द एंड ऑपरेटर is used to check whether the value of a variable is valid or not. Similarly, the OR operator is used to check whether the value of a variable is invalid or not. इस तरह का सिचुएशन जो है ना अभी आएगा बहुत सारा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है मार्क्स, और हम जानते हैं कि मार्क्स का जो रेंज है ना वो 0 to 100 है। तो अगर हम लिखते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये जो हमारा कंडीशन हुआ ना, ये कंडीशन तभी ट्रू होगा जब हमारा मार्क्स वैलिड होगा। इट विल return true when the marks is valid। तो कभी भी अगर ये चेक करना है कि जो हमारा मार्क्स नाम का वेरिएबल है वो 0 से 100 के बीच में है कि नहीं, तो उस केस में एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। और अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि मार्क्स इज लेस देन 0 और मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, तो ये तब हमारा ट्रू होगा कि जब मार्क्स हमारा इनवैलिड है ना। इट विल रिटर्न ट्रू व्हेन द मार्क्स इज इनवैलिड। तो इनवैलिडिटी को अगर चेक करना है, मतलब पहले अगर एरर चेक करना है कि ठीक है कि मेरे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो इनवैलिड है, तो उसके लिए जनरली हम लोग और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और अगर ये चेक करना है कि वैल्यू हमारा वैलिड है कि नहीं, तो उसके लिए जनरली हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में सेट कर लेना है कि चूँकि प्रोग्राम जब हम लोग जब लिखेंगे उसमें जब यूजर से जब इनपुट लेंगे, तो इनपुट लेने के बाद हमेशा ये चेक करना चाहेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है ना वो इनपुट हमारा सही है या फिर गलत है। तो दो अप्रोच होता है। एक अप्रोच होता है कि पहले ये चेक कर लिए कि गलत है कि नहीं, अगर गलत है तो उसको प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर दिए। तो गलत को अगर पहले चेक करना है तो नेचुरल है कि एंड ऑपरेट इस तरह का कंडीशन राइट करना होगा। और सेकेंड अप्रोच ये होता है कि ठीक है पहले ये चेक कर लिए कि सही है कि नहीं, सही है तो अपना काम कर लिए, या नहीं है तो फिर उसको एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिए। तो सही अगर चेक करना है तो उस केस में इस तरह का जो कंडीशन है उसको राइट करना है। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो है ना कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर को, और कहाँ यूज़ करते हैं और ऑपरेटर को। और ऐसा कुछ नहीं है कि एंड और के साथ हम लोग दो ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा हम इसमें ऑपरेटर लगा सकते हैं। एंड और का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका ढेर सारा इसका एग्जाम्पल अभी आएगा आने वाले समय में। तो ये जो कैटेगराइजेशन हो गया वेरिएबल का, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द टाइप, कि क्या उसका टाइप है, मतलब टाइप मतलब नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है। और दूसरा होगा वही कि यूनरी है कि बाइनरी है कि टर्नरी है, कि कितना ऑपरेंड उसमें हम पास करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो तीन तरह का होता है वैसे वेरिएबल, जिसमें एक ऑपरेंड पास करते हैं वो यूनरी, जिसमें दो पास करते हैं वो बाइनरी, और जिसमें तीन पास करते हैं उसको टर्नरी बोलते हैं। तो
आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना, है ना, ताकि ये जो वेरिएबल है ना, रिलेशनल ऑपरेटर है, इसको हम लोग मतलब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसी पे देना है। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है और लूपिंग स्टेटमेंट है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है ना बेस है। अगर वो यूज़ करने अगर सही से, किसी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो बेस है, वो जो इफ एल्स स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट, उस पर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहीं भी अगर उसको यूज़ करना है तो मतलब ये पता होना चाहिए कि वेयर टू यूज़ एंड हाउ टू यूज़, कैसे उसमें ऑपरेटर कैसे कंडीशन लिखेंगे और किस सिचुएशन में कैसे उसको यूज़ करेंगे। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है। उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, उसको सीख लेंगे उसको। क्योंकि ये दो चीज़ का जो कंसेप्ट है ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग प्रोग्रामिंग बहुत जानता है और आगे तक का उसका कंसेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे उसको इफ एल्स लगाना है, कहाँ पे उसको लूपिंग लगाना है। लूपिंग लगाना है तो कैसे उसको कंट्रोल करना है। और जब तक ये दो चीज़ कंट्रोल में नहीं होगा ना, तब तक प्रोग्राम का जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट कभी भी हमारा कंट्रोल में नहीं आएगा। हमेशा कुछ न कुछ उसके अंदर एरर आता रहेगा उसके अंदर। इसलिए ये इस दो चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है बहुत छोटा सा चीज़, लेकिन दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है, ठीक है, हर लैंग्वेज में इसका यूज़ है ना, क्योंकि यही दो चीज़ जो है प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको कंट्रोल करता है कि कैसे प्रोग्राम हमारा रन करेगा, कैसे वो फ्लो करेगा। तो सिंटैक्स समझना दूसरी चीज़ है और उस सिंटैक्स को यूज़ करना जो है दूसरी चीज़ है, दोनों में अंतर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसको। अभी हम क्या करते हैं कि इसको स्टॉप कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू।